हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में इंग्लिश के क्लासेस में। आपको पता होगा कि हमने पिछले पाठ में नेपच्यून तक कर दिया था, नेपच्यून तक कर लिया था। तो अब क्या आएगा? प्लूटो। प्लूटो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, पहले प्लूटो लोग कोई लोग मानते हैं कि 10 होते थे पहले, क्यों? एक इरिस को मान के। पर जो है इरिस जो है वो प्लूटो ही में से निकला हुआ एक था, लेकिन असल में वो ग्रह के कैटेगरी में नहीं है, इसीलिए अभी हमें 8 ही मानना है। ये नमा मैं इसीलिए लेकर आया क्योंकि इसकी भी कुछ फैक्ट्स आपको जानने हैं। अब की बार मैंने अच्छा वाला लाया है पेजिंग, इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। प्लूटो बौना ग्रह को क्या हुआ, क्यों बौना ग्रह उसको दर्जा दिया गया, क्यों उसे बौना ग्रह क्या कहा गया? तो देखिए, बौना ग्रह प्लूटो को 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। यह सबसे बड़ा और सबसे चमकीला बौना ग्रह है। अभी हमारे ब्रह्मांड में जितने भी बौने ग्रह हैं, सबसे बड़ा प्लूटो था और वो सबसे चमकीला भी था। प्लूटो वाज disqualified as a planet in 2006. It is the largest and brightest dwarf planet था। अब चलते हैं अपनी प्यारी सी धरती माता के पास। यहाँ पर जो है अब की बार हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है धरती का। तो चलते हैं धरती पर। यहाँ पर जो है, हाँ, धरती पर क्या है? अर्थ ऑर्बिट्स द सन, अर्थ इज द हाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या कहा है ये भी आपको समझना बहुत जरूरी होना है। थर्ड प्लैनेट, इसमें कहा है ये थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एट अ डिस्टेंस अबाउट 93 मिलियन मील्स या 150 मिलियन किलोमीटर, इसको ये भी कह सकते हैं। अब देखिए, अब हिंदी में क्या है, अब इसका कलर चेंज कर देते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। यह सूर्य से लगभग 93 मिलियन मील यानी 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर तीसरा ग्रह है। ये तीसरा ग्रह है। देखिए, अभी ये ऐसा दिख रहा है हम लोगों को, पर असलियत में अगर हम इसको अच्छे से नोटिस करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है ब्लू दिखाई देगा हम लोगों को। ब्लू क्यों? ब्लू, रुकिए थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ब्लू इसीलिए, देखिए, अंतरिक्ष से देखने पर इसे आपको लगेगा कि नेपच्यून इससे ज़्यादा ब्लू है। हाँ, है ब्लू, इससे भी, पृथ्वी से भी कई गुना ज़्यादा ब्लू है। पर हमें क्या करना है, लेकिन हमें आंसर जो आएगा उसमें हमें पृथ्वी ही मानना है। क्यों मानना है पृथ्वी? देखिए, पृथ्वी ही को हमें मानना, चाहे क्यों ना हो, चाहे एग्ज़ाम में भी आए तो। ओके, ये बात ध्यान रख के लीजिएगा। उसके बाद अब की बार रेड ले लेते हैं पेन, कलर। अब जो है यहाँ पर क्या है, अ डे ऑन अर्थ इज 24 आवर। अर्थ मेक्स अ कंप्लीट ऑर्बिट अराउंड द सन, 1 year in अर्थ टाइम इन अबाउट 365 डे।
इसका मतलब है कि एक साल में 365, लेकिन एक साल में इसका एक साल, ये असलियत में एक चक्कर 300 एक साल में जो है ये कितने दिन में लगाती है बोलो? 100 अरे यार थोड़ा इसका करना होगा। हाँ देखिए कितने पर देखो पूरे के पूरे 365 होल 1/6। ये जो 365 है उसको साधारण वर्ष मान लिया जाता है, और वो जो 1/6 था 4 वर्ष मिला दिया जाता है इसमें, तो वो बन जाता है पूरे के पूरे एक दिन। अगर आप 1/6 घंटे को 4 से गुना कर देंगे तो वो पूरे के पूरे 24 घंटे बन जाएंगे एक दिन। इसीलिए आप एक चीज़ में डिफरेंस देखते होंगे, फेब्रुअरी में क्या होता है? फेब्रुअरी में होता है ये कि साधारण वर्ष, इससे नहीं समझेंगे आप तो मैं एक चीज़ और से है देखें। फेब में क्या होता है? पहले जो है 4 वर्षों तक, पहले जो साधारण वर्ष जिसमें 365 दिन, आप फेब में उस दिन 28 देखते हैं। उसके बाद फिर से 4 साल हो जाते हैं, लीप वर्ष उसी कहते हैं, साधारण व्यास प्लस 4 साल उसके बाद हो जाता है। तो आपको देखने को मिलता है कि फेब में जो 28 था 4 सालों तक, वो 29 में परिवर्तन हो गया है। यही होता है। अब समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि अब सबको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं हम लोग ताकि आप लोगों को समझ में आए। ओके, ये आपको पिक्चर भी देखने को मिला है जिससे आप एक चीज़ का प्रति लगा सकते हैं कि अगर सन जो है बीच में है। हाँ, ये तो सबको पता है कि सन बीच में है। पृथ्वी यहाँ पर जब होगा इस तरफ, अब सूर्य से ज़्यादा डिस्टेंस पर, लेकिन अगर इधर रहेगा सूर्य से कम डिस्टेंस पर रहेगा। अब हिंदी में, पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक पूर्ण परिक्रमा, पृथ्वी के समय एक वर्ष का लगभग 365 दिन करते हैं। हम जो कहते हैं ना 24 घंटे, वो गलत है, वो लगभग में हम कहते हैं। अगर एग्ज़ाम आए तो 24 घंटा उसमें गलत रहेगा। तो मुझे क्या मारना है? 23 घंटे और कितने मिनट? 56 मिनट। 56 मिनट। उसके बाद हम इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? 23 आवर 56 मिनट। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब चलते हैं। अर्थ हैज़ 1 मून, पृथ्वी का एक चंद्रमा है। अर्थ हैज़ 1 रिंग, पृथ्वी के पास कोई वलय नहीं है। मैंने क्या कहा था? उन सबके पास वलय नहीं होते हैं। मून का ऑर्बिट में भी वही डिफरेंस होता है। अगर वो ऐसे चलता है पृथ्वी के, अगर वो इधर रहता है तो ज़्यादा दूरी इधर रहता है तो कम दूरी रहता है। ये बात तो क्लियर हो गई, बट ये क्लियर नहीं। Earth is a rocky planet with a solid and dynamic। इसमें कहना क्या चाहता है सर? इसमें कहना क्या चाहता है? हम लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप यही कहना मुझे चाह रहे होंगे। इसका अर्थ जो एक रॉकी प्लैनेट है, सॉलिड और डायनामिक सरफेस और माउंटेन कैनियंस
प्लेन एंड मोस्ट और प्लेनेट इज क्या कहा है, कर्व्ड। हमारा जो प्लेनेट है ना वो कर्व्ड भी है। हाँ, कर्व्ड इन वाटर, कर्व्ड भी है मतलब ढका भी है। किससे? वाटर यानी पानी से। ये बात क्लियर। अब यहाँ पर मिटा देते हैं हम लोग यहाँ का। अब यहाँ पर क्या क्या है, पृथ्वी एक चट्टानी ग्रह है जिसकी सतह पहाड़ी, पृथ्वी एक चट्टानी ग्रह है जिसकी सतह पहाड़ों, घाटियों, मैदान और समुद्रों से मिलकर बना है। हमारे ग्रह का अधिकांश भाग पानी में ढका हुआ है। हमारे जो ग्रह है ना, सारे ग्रह अधिकांश तौर पर कहाँ पर हैं? पानी ही में वो भी है। अधिकांश जो होते हैं वो पानी ही में रहते हैं। ये सबको बात क्लियर हो गई। इन सारे जो भी मैंने अभी तक में बताए हैं उन सबको नोट करते जाना है आपको। उसके बाद ये क्या कहा है सर, ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है, मैं इसको कैसे नोट करूँ। तो देखिए ये है पृथ्वी के वायुमंडल में जो होता है ना 78% नाइट्रोजन, 21% जो है ऑक्सीजन होता है और 1% अन्य तत्व यानी अदर गैसेस होते हैं। और एक चीज वेरी 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 इम्पोर्टेंट है, अर्थ जो है, अर्थ के पास जो है हमारे पास पीने के लिए कितना पानी है? आप कहेंगे सर कवर्ड है पानी से बहुत होगा, लेकिन आप समझ लीजिए लैंड कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी है। 100% जो है हमारे पास सिर्फ पानी है, ठीक है। उसमें से 98% जो है ना 90 यार ये बार हो रहा है। 98% वो समुद्री जल है, पीने योग्य नहीं। जहाँ पर मैं ऐसा साइन दूँ समझ लीजिएगा वहाँ वो पीने योग्य नहीं है। उसके बाद 2 जो है, जैसे कि ये रहा 2% वो पीने योग्य है, पर उसमें से 1% जो सॉलिड होगा उसमें मैं जो सॉलिड होके पीने योग्य नहीं बने उस पर मैं ये लगाऊंगा 1%। यस, हमारे पास लगभग 1% है पानी। क्यों 98% तो 98% तो हमारे पास समुद्री जल, उसे हम पी नहीं सकते। 2% है पर 1% उसमें सॉलिड है, बर्फ जैसा आइस फॉर्म है। ओके, 1% ही हमारे पास पीने योग्य है, लिक्विड फॉर्म। इसीलिए हमें पानी का सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों। पानी का महत्व बहुत होता है अपने आप में, बहुत बड़ी बात हुई पानी का महत्व। प्रबंध, अब ये कहाँ से रह गया भाई, तुम ही हट। ये है, अब क्या कहा है इसमें सर, इसलिए हमें यही नहीं आ रहा। यही तो है बात बच्चों। अच्छे से जो इसको तुम देख पा रहे हो, ये क्या है तुम्हें पता भी है? नो सर भाई, हाँ तो ये चीज है हमारे बाबा
ये है क्या पता है किसी को तो बोलो जरा। उल्कापिंड। उल्कापिंड। मेरी हैंड राइटिंग पर मत जाना, स्पेलिंग में थोड़ी गलती हो गई। हर्षिका को दुर्गी का लिखती हो गया, दुर्गी को हर्षिका लिख दिया होगा, ये सब गलती हो जाती है। ये आपको याद रखना है, ये उल्कापिंड है। यहाँ पर तो लिखा ही है। चलिए, आवर एटमॉस्फेयर प्रोडक्ट्स अस फ्रॉम इनकमिंग मेटर्स मोस्ट। चलो मैं थोड़ा सा कम ही करके चलूँगा ताकि बहुत कम 2 ही देंगे हम। Our atmosphere protects us from incoming meteors, most of which break up in our atmosphere before they can strike the surface. इसका मतलब है हमारा जो वायुमंडल होता है हमें अंतरिक्ष आने वाले उल्कापिंड से बचाता है, जिनमें अधिकांश सतह से टकराने से पहले ही हमारे वायुमंडल में स्थित हो जाता है। कभी कभी ये जो कुछ मीटियोर्स आते हैं तो उसको अपनी गुरुत्वाकर्षण से जुपिटर ही पृथ्वी को बचा लेता है। अगर जुपिटर नहीं बचा पाया तो मून, अगर कोई नहीं बचा पाया तो पृथ्वी पर गिर जाएगा। नहीं कहेंगे कैसे नहीं बचा पाएगा कोई, दो सिक्योरिटी है। अरे भाई तो हाँ, तो यहाँ पर जो पृथ्वी पर डायनासोर थे वो कैसे मरे, और वो भी तो मीटियोर ही से मरे हैं, तो मीटियोर से बने हैं तो उसको और भगा दिया होगा जुपिटर। वाह, उसके बाद चंद्रमा मामा जो है ना, चंदा मामा हमारा, वो भी बेईमानी करके उसको जाने दे देगा, जा जाएगा। उसके बाद पृथ्वी पर टकराया तब देखा कि हम तो भला कर दिए, तो कहेंगे कि अब उसको बचाएंगे तो नष्ट होगा, और बचाते रहे और कभी हमारे ऊपर गिरने की खतरा नहीं रही। अब देखिए, हमारा वायुमंडल हमें अंतरिक्ष आने वाले उल्कापिंड से बचाता है, जिनमें से अधिकांश सतह से टकराने से पहले ही हमारे वायुमंडल में विकसित हो जाता है। देखल चंद्रमा मामा आता है गले। देखे लोग, देखिए यहाँ पर चंदा मामा आ गए हैं हमारे। अब इन चंदा मामा जी का बात करेंगे। The moon is Earth's only natural sorry. The moon is Earth's only natural satellite. The average distance between the moon and Earth is about 3। यहाँ पर क्या लिखा है भाई, इकाई 9 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,84,400 किलोमीटर्स। ओके, अबाउट इतने मील्स इसको कह सकते हैं। क्लियर। चंद्रमा मत कहिएगा, इसको कहिएगा चंदा मामा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग इतनी 3 क्यों पढ़ रहा हूँ, हिंदी वाला है, हिंदी में 3,84,400 किलोमीटर, यानी 2,39,000 मील होते हैं। ये जिसको समझ आ गया उसके लिए ताली बजाए जाए। और फिर देखिए यहाँ पर जो
लिखा हुआ है उसमें ये आपको देख के हैरानी होगी, यहाँ पर मून कैसे आता है। हमें मून पूरा नहीं दिखता है, आप सोच रहे होंगे, लेकिन वो घूमता कैसे हमें दिखाई नहीं देता है। रात को भी तो वो घूमता होगा, हाँ घूमता है, हमें दिखाई क्यों नहीं देता। उसका रीज़न ये है, थाला फॉर रीज़न कह देना मत, थाला फॉर रीज़न मत कहना कोई भाई। थाला फॉर रीज़न तो क्रिकेट वाला है, ये दूसरा रीज़न होगा। वो घूमता रहता है, उसका सरफेस समान होता है ना, इसीलिए वो घूमता रहता है, हमें एहसास ही नहीं होता है कि वो घूम रहा है। ठीक है, अब देखिए ऐसा ही दिखाई देता है असलियत में मून। देखिए, द अर्थ एंड मून आर डायरेक्टली लुक एट देयर रोटेशन आर सो इनसाइन वे ओनली सी वन साइड ऑफ द मून। पृथ्वी और चंद्रमा की ज्वारी, अबे क्या हो गया यार, पृथ्वी और चंद्रमा ज्वारी रूप से संबंध है। उनके घूर्णन इतने समकालीन हैं कि हम चंद्रमा का केवल एक ही पक्ष देख पाते हैं। देखा ना बाबू बबुआ कि क्या है होता है इस चंद्रमा जी हम लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। सिर्फ रोटेशन करते हैं, इतना समकालीन होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये रोटेट होता है। अब ये क्यों आता है मुझे यहाँ पर बहुत ये और ये देखिए, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ज़्यादा करेंगे तो इतना नहीं। देखिए, the moon has a solid rocky surface created a polypidate from impacts by asteroids, meteors and comets. चंद्रमा की सतह ठोस और चट्टानी है जो क्षुद्र उल्कापिंड और धूमकेतु के प्रभाव से टूटी हुई है। यहाँ पर क्या कहा है, अबे यार फिर नीचे करो। The moon has a very thin and tenuous atmosphere called an atmosphere. It is not breathable. चंद्रमा का वायुमंडल ये बहुत पतला है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। यह सांस लेने योग्य नहीं। तो अब आते हैं धूमकेतु पर। धूमकेतु यानी कॉमेट। तो यहाँ धूमकेतु कैसा दिखता होगा धूमकेतु, तो पहले उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए धूमकेतु ऐसा दिखता है। धूमकेतु कैसा दिखता है, ऐसा। उसके बाद इसमें अब इसकी डिफिनीशन में क्या है लिखा हुआ है, तो देखते हैं इसकी डिफिनीशन। अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, हाँ। तो इसकी डिफिनीशन हम देखेंगे, हमें यहाँ पर मिलेगी इसकी डिफिनीशन। तो चलते हैं इसकी डिफिनीशन पर। तो सॉरी अभी ये रही इसकी डिफिनीशन, आप लोग नोट करते जाइएगा, इम्पोर्टेंट है ये सब। धूमकेतु, अरे यार ये क्या है। तो धूमकेतु होता क्या है, वो कई बच्चों के मन में होगा धूमकेतु क्या होता है। तो धूमकेतु होता है, तो चलते हैं।
Comets are large bodies made of ice that orbit the sun. They are composed of dust, rock, and Trojan gases such as water, carbon dioxide, am- ammonia, and मीथेन, ये सब होते हैं। तो चलते हैं, ये सारे अपेयर होते हैं, यानी कि प्रकट कब होते हैं? ये सारे 76 साल बाद है। जैसे उसको लास्ट बार 1986 में देखा गया, तो अभी कब देखा जाएगा? 1986 प्लस यहाँ पर कर देंगे हम 76, तो कितना होगा? 2062 में ये फिर से हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए, धूमकेतु बर्फ से बने घड़े पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूल, चट्टान और जमा हुई गैसों जैसे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन से बनी होती है। हेली नामक धूमकेतु हर 76 साल में दिखाई देता है। आखिरी बार इसे इतने में देखा गया। आखिरी बार इसको इतने में देखा गया। तो अगली बार कब देखा जाएगा, मैंने बता दिया आप लोगों को कब देखा जाएगा। यहाँ पर मैं अच्छे से इसको लिख दे रहा हूँ। इसको आप जो है लिख लीजिएगा कि 76 साल बाद होता है। सॉरी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। अब ये देखिए, इतने वर्ष बाद दिखाई देती है। अभी इसके बाद दिखाई देगी। अभी 2026 चल रहा है ना। चलिए, एस्ट्रोडॉइस, क्षुद्र ग्रह, द सोलर सिस्टम, इस सबको हाईलाइट सबको करता था। इसको कैसे छोड़ दूं भाई, मन ही नहीं करता ना। हाँ, देखिए, आपके लिए मैंने ये कर दिया। अब चलते हैं। हाँ, अब देख पा रहे होंगे आप लोग। अब चलते हैं। The solar system is filled with material left over from the formation of the planet. Large rocky metallic objects orbiting the sun, especially those found mostly in the asteroid belt between Mars and Jupiter, are called asteroids. मार्स और जुपिटर की दूरी बहुत दूर पर होते हैं, इसीलिए वहाँ पर रखा गया ताकि पृथ्वी तक ना पहुँच पाए। हाँ, तो ये देखें। आइए, आपके मन में अभी तक तो चल रहा हो कि प्लूटो हटाया क्यों? अभी तक मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए, वो प्लूटो का जगह बहुत दूर था, पर वो यहाँ पर समझ लीजिए जुपिटर है और मार्स है। यहाँ पर उसके ऑर्बिट में ऐसे घूमने लगता, किसी के भी कक्षा में वो घूमने लगता था, इसीलिए उसको कैटेगरी से हटा दिया। और चलते हैं इस पर। सौरमंडल ग्रहों के निर्माण के बच्चे पदार्थ से भरा पड़ा है। सूर्य की परिक्रमा करने वाले बड़े चट्टानी गतित्व पिंड, विशेषकर जो अधिकतर मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी के बारे में पता है। आपको ये भी सोच रहे होंगे
कि सूर्य का तापमान कितना होता है 5500 केल्विन। पृथ्वी के सबसे, अरे यार ये तो उसी चैप्टर में बता दिया था मैंने। उल्का पिंड यहाँ पर कुछ सॉरी। अब देखिए यहाँ पर मीटियोर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मीटियोर्स यहाँ पर हम लोग अरे यार ये बिना ये देखिए अब इसमें मीटियोर्स उल्कापिंड। मीटियोर्स जो है उल्कापिंड सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे चट्टानी धातु पिंड उल्कीकण कहलाते हैं। स्मॉल रॉकी मेटेलिक बॉडीज ऑर्बिट द सन कॉल्ड मीटियोर्स। इफ दे एंटर अ planet's atmosphere the burn of they are then seen as meteors shooting star। इस सबको पढ़ लीजिएगा आप लोग। अभी मैं ठीक है। अब जो है चलते हैं, इसको भी अपना देसी जुगरवा से लगा देते हैं इसको भी। अरे यार उल्कापिंड के बारे में ठीक है। तो सर चलते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे चट्टानी पिंड उल्कीकण कहते हैं। अबे हाँ अभी ये सब नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड। ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं कॉस्मोलॉजी हिंदी और इंग्लिश में। अब दूसरा प्लैनेट्स हैव नॉट सेटल्ड। ग्रह जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है भाई अपना मर्क्यूरी एंड वेनस आ जाएगा इसका सही उत्तर। कहेंगे कैसे? तो ऐसे लाएंगे ना कि आप भी देख के चौंक जाएंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा कर दिया हूँ हाथ फिटिंग इसकी। अब दिख भी रही होगी। अब चलते हैं इस पर। अब इसमें क्या कहा गया है अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे उनको अभी तक में ये समझ में आ गया होगा ये क्या कहा है। इसमें कहा है कि स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। मैंने पहले भी बता चुका हूँ तो भी मैं अभी बता रहा हूँ। इसका सही आंसर होगा मर्क्यूरी। मैंने इसको क्यों ले लिया? मर्क्यूरी है। अरे यार मर्क्यूरी बुध यानी
बुद्ध जी की जय जयकार हो। चलो अब मर्क्यूरी हुई। अरे यार इस पर तो लग ही नहीं रहा है, तो चलते हैं इसको ख़त्म करते हैं। अब चलते हैं। अरे यार देखिए हम सबसे छोटा कहाँ है, तो मर्क्यूरी ही होगा। ये बात तो क्लियर ही है। जो अच्छे से पता होगा उसको पहले से पता होगा, क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया था। प्लेनेट जब सूर्य तो अब चलते हैं। इसमें क्या कहा है कि सूर्य प्लेनेट दैट टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू सूर्य का रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाने वाला ग्रह पास है भाई। हम भी क्या किसी से कम है? छोटे हैं तो क्या? ये भी कहेगा ये भी मर्क्यूरी ही है। उसके बाद वेनस अब चलते हैं। अब वेनस भी तो कुछ है ही भाई, अर्थ की सिस्टर है वो, पृथ्वी की बहन है। क्यों है बहन? क्योंकि उसका द्रव्यमान, ये मैंने बताया था कि पृथ्वी की बहन है, सिस्टर कहा जाता है, लेकिन ये नहीं पता क्यों। क्योंकि इसका द्रव्यमान लगभग समान होता है और आकार भी समान। यहाँ पर भी बादल होते हैं, लेकिन ये हॉटेस्ट भी होता है सबसे ज़्यादा। क्यों भाई? मर्क्यूरी सबसे पहले तो मर्क्यूरी ना, कैसे देखो वो जो वेनस है वो जो है आके उसमें जब धूप पड़ती है वो अपने बादल से उसको ट्रैप कर लेता है। ट्रैप करने के बाद उसको उसी को तो गर्म माना जाएगा। वो ट्रैप करके बहुत ज़्यादा केल्विन कर लिया होगा, कभी इतना ज़्यादा कर लेगा कि सूर्य से भी ज़्यादा हो जाएगा भाई। अब इसमें ब्लैक लेंगे हम लोग, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। अब चलते हैं इस पर थोड़ा सा कम करते हैं। हाँ ये सही रहेगा। टेरेस्ट्रियल और इंटर प्लेनेट, पृथ्वी और आंतरिक ग्रह या आंतरिक ग्रह। और यहाँ पर अब चलते हैं तो क्या होगा यहाँ पर, मैंने और एक चीज़, इसको क्या कहते हैं साथ साथ में, स्थलीय ग्रह भी। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स होगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल होगा इसका सही आंसर। अब चलते हैं यहाँ पर क्या है, जीव जौवन्य और आउटर प्लेनेट, बृहस्पति और बाह्य ग्रह कौन से हैं भाई? तो हम सीधा जब भी ये आए सवाल हम मानेंगे क्या? किसी को याद होगा तो देखिए, बृहस्पति से पहला वाला आप लोगों को याद हो सकता है, क्योंकि एक बृहस्पति है एक, तो बृहस्पति से याद हो जाएगा भाई हम लोगों को। क्या होगा? लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, बृहस्पति, जुपिटर होगा इसका सही आंसर, जुपिटर। इंग्लिश वाले लोग भी कर लेंगे भाई, कैसे नहीं। देखो जौवन्य है, जो सबसे पहले किस प्लेनेट में आता है किसी को पता है? जुपिटर के अलावा किस में आता है? बोलिए बोलिए, कोई तो बोलिए, कोई तो होना चाहिए ना, जिसको लगता है वो बोलो। कोई होता है नहीं, इसीलिए। अब चलते हैं, टाइम टेकन फॉर सनलाइट टू रीच अर्थ, सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगाता है कितना समय? 8 मिनट 20 सेकंड। ये मैंने पहले ही बताया है, जो ध्यान से पढ़ा होगा उसको अभी तक पता होगा। अब अभी हम लोग यही करेंगे। अभी हम लोग 33 पेज कर लिया है, देखते हैं आज ख़त्म हो पाता है कि नहीं। ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट
प्लैनेट, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, ये दोनों किसको कहा जाता है? शुक्र। उसके बाद रेड प्लैनेट भाई किसको कहा जाता है? भाई मार्स प्लैनेट को कहा जाता है। तमचिल्ला। उसके बाद द मून, क्या लिखा हुआ है? मुझे थोड़ा सा पढ़ने नहीं आता है, देख लेना। द मून कंप्लीट्स इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। ये मैंने नहीं बताया था। लगभग 27 दिन 8 घंटे में ये पूरा कर देता है। यहाँ पर आ गया है। और ये वो क्षुद्रग्रह पाए जाते हैं किसके बीच में? एस्टेरॉयड आर फाउंड बिटवीन। भाई किसके बिटवीन? जो पढ़ा होगा उसको पूरा पता होगा। उसको पता होगा कि मंगल और बृहस्पति के बीच, यानी जुपिटर और मार्स के बीच ये पाए जाते हैं। अभी और है, ये सब भी और है। मैं चलिए, विल ट्री ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का वेग। यहाँ पर पृथ्वी का वेग पूछा है, मैंने नहीं बताया, जान लीजिए। 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। मैं क्वेश्चन का भी लाऊंगा PDF, कभी क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के बिना कुछ नहीं होगा। अब पहली बात, जो पहला इवेपोरेशन वाला चैप्टर पढ़ाया था पहले, उसका मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब किसी और का। अब क्वेश्चन इवेपोरेशन से शुरू करेंगे, ठीक है? इसके बाद सोलर सिस्टम ख़त्म होने के बाद, ठीक है? निर्वात में प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट निर्वात में कहा है। अरे यार भाई, इसको हटाते हैं भाई, ये अच्छा से नहीं हुआ। देखिए, निर्वात में प्रकाश की गति तो क्या होगा? 2,99,792 किलोमीटर्स। ये भी होता है मीटर पर सेकंड में, ठीक है? नीला ग्रह किसे कहते हैं? अर्थ। भाई इसको हमें हटाना होगा, ये अच्छा वाला नहीं। देखिए, मोस्ट डेंस प्लेनेट, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह अपना प्यारा सा पृथ्वी भी किसी में आगे रहना चाहिए भाई, सब चीज़ में पीछे थोड़ी रहेगा। ये क्या चीज़ है? सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून होगा सर, नेपच्यून। गलती से यहाँ पर मैंने ऐसे लिख लिया, मैं अभी मिटा के लिख रहा हूँ। रुकिए। नेपच्यून। जिसको ये लगता है उसकी पूरी तरह सोच ही गलत है भाई। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ये पूरी तरह सही है। मैंने से 100 से ज़्यादा है, इसमें 148 से ज़्यादा ही होना चाहिए। पहले का था ये, अब की बार थोड़ा सा ज़्यादा होगा। हवा सबसे ज़्यादा कहाँ चलता है ये भी याद रख लीजिएगा। हवा सबसे ज़्यादा ठंडी है जहाँ पर, वही ना? नहीं, हवा सबसे ज़्यादा नेपच्यून पर चलता है, लेकिन ठंडी की बात करें तो नेपच्यून भी सेकंड पर आता है। पृथ्वी के सबसे निकटतम का तारा सूर्य के। अरे यार, रुकिए, हम कुछ गड़बड़ी हो गई है अभी, मुझे रुकिए। हाँ, अब आपका टेस्ट चलेगा।
अब आपके लिए मैं सब चीज़ को झाँप मिटा रहा हूँ ताकि आप खुद से बना के बोलिए, ठीक है। मैं अभी मिटा रहा हूँ, तब तक आप रुकिए। मैंने किसी किसी को नहीं करा है, क्योंकि जो जो मैंने पढ़ाया है उसी को मैंने करा है। लिए सूर्य के निकटतम का तारा, सूर्य के निकटतम का तारा क्या कह रहा है? सूर्य का निकटतम, सॉरी सर, सॉरी गलती हो गई सर, गलती। यहाँ पर सूर्य के निकटतम का तारा कौन सा है? आप बोलिए, आपको मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। इसका आप सही आंसर खोजेंगे तो मैं यहीं पर लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वहाँ पर मैंने पूरा कर दिया है। कोई बात नहीं, हो जाएगा। क्या ब्लैक में लिख देते हैं या ग्रीन में? बोलिए, ब्लू में लिख देते हैं या पीला में अच्छा दिखाई दे? अरे यार, पीला में ये अच्छा से दिखाई देगा तो ही लिखो भाई। क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है ये इसी। अरे, सबकी मौज कैसे होने दूंगा मैं। चलिए, सूर्य के निकटतम का तारा कौन सा है? जिसको पता चल गया होगा, गुड होगा, वो अच्छे से पढ़ा है वो। देखिए, सूर्य के प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अरे यार, मैं हटा ही देता हूँ। रुकिए, मैं फिर से छुपा रहा हूँ टेक्निकल। एक मैंने उसको भी छुपा दिया है जो। चलिए, तो सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो ये रहा आपके पास आपका पिक्चर। जिसने प्रॉक्सिमा सेंचुरी लगाया है वो बिल्कुल सही है, उनको बधाई हो। जो जिस लोगों ने जो नहीं सही कर पाए हैं, अगली बार सही कर लेना है। हाँ, यही तो मैं तभी से खोज रहा था, मुझे मिल ही नहीं रहा था। हमारी आकाशगंगा की निकटतम आकाशगंगा कौन सी है? द नियरेस्ट गैलेक्सी टू आवर मिल्की वे। 5 सेकेंड इसमें भी आपको मिलेगा। इसका सही आंसर होगा एंड्रोमेडा। चलिए, क्या होगा? एंड्रोमेडा। अरे भाई, उफ यार, थोड़ा सा था, नहीं तो ये भी मिट जाता। पर आप लोग देख लेते, लेकिन हुआ नहीं किस्मत का। चलते हैं। अब ये कुछ ब्रह्मांड लगातार फैलने का विचार किसने प्रस्तुत किया? ये मैंने नहीं बताया, लेकिन ये बात कुछ सोच के बता दीजिए 5 सेकंड में। बताया नहीं तो कैसे करेंगे। एक बात और ध्यान में रख लीजिएगा, बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से जब बिग बैंग बना ना, उससे 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं, इसमें देखते हैं कौन सा है। एडविन हबल। इस सबको नोट करते जाना है। क्या करेंगे? नोट। तो चलते हैं। अब चलते हैं। रात्रि का सबसे चमकीला तारा सी। एक चीज़ से आप एक चीज़ से समझ जाएंगे। सिर्फ बिजी मैंने कह दिया, कुछ इम्पोर्टेंट हो गया है, वो सीरियस है, वो मुझे जाना होगा। अब इससे कुछ हिंट मिल गया है, 5 सेकंड में बोल दीजिए। 1 2। इसका सही आंसर होना चाहिए डॉग स्टार, हिंदी में सीरियस। मैंने क्या कहा था? सीरियस।
सीरियस है वो, मुझे जाना है इसीलिए। ये सब इम्पोर्टेंट है बच्चों। लोगों को अब चलते हैं। अब पृथ्वी क्या है? अर्थ। व्हाट इज अर्थ? तो चलते हैं, अर्थ के बारे में कुछ तो जानना है हमें सर। हमें जानना है अर्थ के बारे में। क्या करते रहेंगे यार पूरे ब्रह्मांड। ये अपनी प्यारी सी धरती माता है और हमारा भार संभालती है। भाई इसमें बहुत सारे लगा देता हूँ गोला, अंडा जैसा गोला लगाऊंगा। ये अंडा जैसी थोड़ी सी चपटी है ना, अंडा जैसी, इसीलिए मैंने अंडा जैसा लगा दिया। इसमें पिक्चर, हाँ देखिए अंडा आपको लग रहा होगा। ये है अब पूरा अंडा जैसा मैंने लगाया है। ये है अपनी पृथ्वी। अरे यार प्यारी सी पृथ्वी है ये हमारी, बहुत शक्तिशाली है ये पृथ्वी हमारी। ये थोड़ा सा, हाँ यही वाला तो मैं बनाना चाहता था, लेकिन इसमें नहीं बना। मैं क्या करूँ, लेकिन बना लेता हूँ, है ना अपने पास टेक्नोलॉजी है। अब देखिए ये थोड़ा सा ऐसे ही जैसे मैंने बनाया वैसे चपटा होता है, चपटा थोड़ा थोड़ा करके। ओके अब चलते हैं। व्हाट इज अर्थ? पृथ्वी क्या है सर? पृथ्वी होती क्या है? कोई पूछेगा तो इट इज थर्ड क्लोज्ड प्लेनेट टू सन। यह सूर्य का तीसरा निकटतम। हाँ देखिए ये कहा कि इसमें इट इज द थर्ड क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन। इसमें इसका मतलब कह रहा है कि ये जो है ना, यह सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है। उसके बाद ये इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। हाँ यही तो आपको बताना था, ये मैंने बताया था। जिन बच्चों को पता होगा वो बना लेते, को पता होगा। यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। वो अच्छे से पढ़े होंगे जो ये बता देंगे। ये भी मैंने पढ़ाया था, ये भी अच्छे से जो पढ़े थे वही बता पाएंगे। इट इज स्लाइटली फेथेंड एट द पोलिस। यह ध्रुव पर खड़े चपटा है। हाँ ये देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है उसी को ध्रुव कहते हैं। It is oval shape in orbit shaped the mean sea level। इसका मतलब है सरफेस इज कोल्ड। अब यार ये विद्या सरफेस इज कोल्ड। पृथ्वी का वास्तविक आकार ओवलेट सफराइड है, जिसकी औसत समुद्र तल सतह को क्या कहा जाता है? जियोजेट कहा जाता है। आपको ये जान के बहुत बड़ी खुशी होगी कि हम लोगों ने 36 पेज हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है 200 में से। ये हमारा सेकंड पार्ट ही होगा, क्योंकि हम 200 पेज एक ही दिन में 2 दिन 3 दिन में नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन चिंता मत कीजिएगा, ये भी हमारा ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। हम चलते हैं, अर्थ क्या है उसी का ये चैप्टर है। इसमें अर्थ अपेयर ब्लू
from space because 3/4 its मतलब surface is covered by water। ये भी मैंने बताया था। अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली दिखती है क्यों का नहीं क्योंकि इसकी सतह का ये सही है, उनकी सतह का जो है 3 भाग पानी से ढका हुआ है। 3/4 भाग इसका पानी ही से ढका हुआ है। अब ये देखिए हमारे पूरा 1 भाग 1 होता है, उसके बाद 3 अरे यार ये क्या मैं कर रहा हूँ। देखिए 1 भाग तो पानी से ढका हो गया, उसके बाद 3/4 तो ऐसे ही हो गया। तो इसका आंसर क्या ही होना चाहिए। देखिए इसको मैं भी मैथमेटिशियन हूँ, मुझे भी आता है मैथ, साथ साथ मैथ मेरा फेवरेट है बच्चों। 4 गुना 1 होगा तो कितना होगा, 4 होगा। 4 - 3 होगा तो 1 हुआ, तो 4 गुना 1 करे तो 4 हुआ। फिर -3 कर दीजिए, 4 हुआ। 1/4 भाग ही सिर्फ हमारा सरफेस एरिया है। देखिए कितना कम, पानी कितना ज़्यादा, पीने योग्य भी नहीं, 2% है कम से कम। देख लीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों लेते चलेंगे। It is only the planet is the solar system on which life exists। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है। आपको एक बात कहूँ, पृथ्वी पर नहीं मंगल पर भी हो सकता है जीवन मौजूद। मंगल पर नहीं, मंगल के किसी उपग्रह पर साइंटिस्टों ने पता लगाया, उस पर पानी भी मिला है। लेकिन अभी रिसर्च है कौन से बौना ग्रह पर। एक बौना ग्रह है जिसमें सीरियस नामक एक बौना ग्रह भी है जो है वो, उस पर भी जीवन मौजूद हो सकता है पृथ्वी के अलावा। और डायमंड तो सबको पता है, डायमंड है पैसा। डायमंड कहाँ पर होता है बच्चों। देखिए उरेनस, सैटर्न और क्या होता है बच्चों, बोले जुपिटर। इसके बाद यह सौरमंडल का एकमात्र, ये तो इट्स रेडियस इज अबाउट इतने किलोमीटर से। वो ये क्या हो गया। हाँ अब सही है। चलिए यहाँ पर अब ग्लोब की बात करेंगे हम। अब मैंने खतरनाक ग्लोब लगता है, मैंने गलती से बना दिया है। भाई गलती हो गई। ये मैं नहीं बनाना चाहता था। अब देखिए अब मैं आपको एक चीज़ समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। फिल कलर अब चलते हैं हम पिंक पर। अब ये देखिए यार, ये भी हाँ अच्छा ठीक है, साफ सुथरा ठीक है। ग्लोब अब यहाँ पर एक तरह से आपको ये समझने का पूरा मौका देगा। चलिए तो इसको पूरा मौका के साथ ही समझ लेते हैं भाई, इतना फ़ायदा जो मिल रहा है समझना में क्या जाता है, फ़ायदा मिल रहा है। अरे बाप रे ये लगता है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। एक सुई काल्पनिक ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित क्या होती है, स्थित होती है। अरे यार ये बहुत खराब है अभी।
एक सुई काल्पनिक ग्लोब में झुकी हुई अवस्था, काल्पनिक ग्लोब जो होता है ना, उसमें ये झुकी हुई अवस्था में होती है, ये क्लियर होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर गुजरती है उत्तर दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, उसको कहते हैं इंग्लिश में इक्वेटर। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। देखिए, हमारा भारत हम भी एक पिक्चर से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, तो इसी पिक्चर पर क्यों ना समझ ले। देखिए, जब पृथ्वी को इक्वेटर दो बराबर भागों में बांटता है तो लगभग में बांट देता है। वो सॉरी देखिए, अपना भारत इसमें कहाँ पर है। इसमें अपना भारत जो है सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध, ये तो बात होगी उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध के साथ यहाँ पर भी है, इसी उत्तरी गोलार्ध ईस्ट में है। ये मतलब इसमें कहा है कि ये जो है इसको नॉर्थ ईस्ट में अपना भारत यहाँ पर है, इसमें नॉर्थ ईस्ट में। ओके, पृथ्वी देखिए, अरे हाँ, देखिए पृथ्वी के अक्ष, देखिए इसमें क्या है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्ष समतल इंक्लूड ऑफ अर्थ एग्जिट एंड ऑर्बिट प्लेन। अब आपको ये थोड़ा सा छोटा है। अरे अबे यार, ये भी ना, हाँ, अब ये मैंने हाईलाइट कर दिया। देखिए, पृथ्वी के कक्षीय समतल और पर लंब उत्तर ध्रुव। आपको मैं एक चीज, यही है इक्वेटर। ये नहीं है, सॉरी, ये तो दूसरा चीज है। ये इक्वेटर नहीं है, वैसे ही यहाँ पर दे दिया है, मुझे लगा यही इक्वेटर है। इक्वेटर ये है, देखिए बराबर भागों में बांटती है ना, इधर बराबर हुई, इधर भी बराबर। ये जो है सर, इसको क्या कहते हैं भाई? इसको लैटिट्यूड करो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो हम जानेंगे उसके बारे में सिर्फ हम जानना चाहेंगे। तो चलते हैं, देखिए ये जो ऐसे करके इसको काट रहा है, इसे कहते हैं इक्वेटर। हाँ, समझ में आ गया। इसे जो कहते हैं उसको मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इसे कहते हैं
विषुववृत्त इक्वेटर, इक्वेटर में भी कर देता हूँ मैं, ये लो। हाँ, अब चलते हैं कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखते हैं ये जो है ये जो है ना दोस्तों, ये है दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं देखिए यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल, इसमें भी कर देते हैं भाई नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल जो नॉर्थ में है उसको हम नॉर्थ पोल कहेंगे या साउथ पोल, जो ऊपर है उसको हम नॉर्थ पोल कहेंगे, जो नॉर्थ है उसको हम साउथ पोल कह देंगे। ऐसा थोड़ी होता है भाई। ये क्या है, द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, यह अर्थ की ऑर्बिट पर झुकी हुई है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना 60(1/2) 66.1/2 जो है 66 या 66.1/2 डिग्री रुकिए। अरे यार, हाँ ये हुई ना बात। जो देखिए ये हो गई हमारी डिग्री। अब जो है यहाँ पर भी वही है, यहाँ से जो यहाँ पर है ना ये 10.10 पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है। अब यहाँ पर भी है, इसीलिए यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, इस सब के बारे में नहीं देखेंगे। ये जो है ना पृथ्वी, इसको पृथ्वी का अक्ष कहते हैं, ये इतने डिग्री झुकी हुई है। ओके, अबे सॉरी बच्चा लोगन, यहाँ पर कुछ हो गए। हाँ अब सही है, यहाँ इतना भी सही नहीं है। Have 2 point more, yes। अब चलते हैं, देखिए यहाँ पर है ना ट्रॉपिक ऑफ, चलते हैं इसमें से कुछ समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। कौन सा कलर पिक इसमें कर लूं आप लोग ये नो ये नहीं, ये गुड कलर है। अब यहाँ पर द अर्थ एक्सिस इन एन इमेजिनरी लाइन दैट मेक्स एन एंगल्स ऑफ 66.5 डिग्री with its orbital plane. The plane formed by orbit is called the orbital planet. The Earth is tilted on its axis 23.5 degrees. The Earth rotates on its axis from west to east. इसमें वेस्ट
ट्विस्ट कहाँ है। यहाँ पर चलते हैं। पृथ्वी का अक्ष काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री आप नहीं कहिएगा, हिंदी वाले अंश कहिएगा, द्वारा बनाया जाता है। इसे कक्षीय समतल है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर निश्चित से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व, लेकिन जुपिटर बहुत अलग प्लेनेट है, वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, सबसे अलग। हमारा ये दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। जय हिंद। ये वीडियो देखने के लिए दूसरा पार्ट यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अब कल से हम तीसरा पार्ट करेंगे। आप पहला पार्ट देख लीजिएगा, जो नहीं देखे हैं मैं निवेदन करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।